मैं किसानों के मुद्दे को ही लेकर आपसे बात करना चाहती हूँ। जो कृषि मंत्री हैं शिवराज चौहान जी। ने, उन्होंने क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद से किसानों को वाक़ई राहत मिलेगी? उन्होंने जो सोयाबीन के रेट कम कर दिए हैं, या ये सिर्फ़ आगामी चुनावों को देखते हुए कदम उठाया गया है, इससे किसानों को सपोर्ट मिलेगा? जो उन्होंने एक बम्पर ऐलान किया है शिवराज चौहान ने, इस पर आपकी क्या राय है? रोमा जी, ये सिर्फ़ क्या है कि एक जुमला है और जुमला कैसी है कि जैसे 4,800 कुछ रुपए ऐसे इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य किया है सोयाबीन का। ये अभी नहीं किया है रोमा जी, ये बहुत दिन पहले किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब फसल सोयाबीन की बिक रही थी, तो उसके बाद 1 महीने बाद ये खरीदी चालू हुई, तब जाके किया। तो जब तक क्या है किसान अधिकतर जो 90% से ज़्यादा किसान है रोमा जी, वो कर्ज में डूबा हुआ किसान रहता है, तो वो 1 महीने बाद फसल को नहीं बेच सकता है। जैसे ही फसल आती है, तो लगातार उस फसल को बेचता है और 1 मही जब कोई व्यक्ति अगर समर्थन मूल्य पर बेचेगा, तो उसको फिर उसके बाद वो जब उसमें डालेगा तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पैसा आएगा। मतलब 1 महीने बाद तो इन्होंने समर्थन मूल्य की खरीदी करेंगे। फिर उसके बाद 20 दिन और 1 महीने फिर पैसा आएगा जब तक, तो 2 महीना इसमें बीच में लग जाएगा। इस 2 महीने में किसान इतना संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि किसान कर्ज में डूबा हुआ किसान होता है। जब अपनी फसल को बोता है, दवा देता है, तो कहीं इधर-उधर से कर्ज लेकर के उस काम को करता है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति के उस पर पैसे होते हैं, चाहे दवाई वाले के पैसे हों, बीज वाले के पैसे हों या किसी तरह से वो किराना के माध्यम से उसने कुछ सामान लिया हो या फिर कुछ उसने ज़रूरती चीज़ों को गृहस्थी जीवन होता है, तो इसमें कई सारी ऐसी वस्तुएँ, चीज़ें होती हैं, जिनका उपयोग बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम भी अगर शॉर्ट में भी आदमी चलता है, तब भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत। तो इसको लेकर के किसान कर्ज कर लेता है और जब वो फसल आती है, तो 1 महीने और 2 महीने उस फसल को वो किसान इतना गरीब होता है, इतना कर्ज़दार होता है कि वो फसल को नहीं रोक सकता है। और फिर इसके बावजूद भी क्या है कि किसान की जो सोयाबीन का फसल थी, जो कम से कम अगर 4 पर प 1 बीघे में 4 या 5 कुंटल अगर निकलता है, तब जाके उसको कहीं न कहीं एक उसकी जो लागत है वो निकलती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो फसल है, फसल पर क्या है वर्षा अधिक होने के कारण कि किसान का जो सोयाबीन है वो कहीं न कहीं खराब हो गया और खराब होने के बाद बहुत कम मात्रा में निकला और कहीं न कहीं बरसात से वो सोयाबीन खराब हो गया। तो ऐसे में किसान पर एक तो भाव की मार लगी, दूसरी तरफ उस किसान पर वर्षा की अधिक होने के कारण इस तरह की मार लगी, तो इस तरह से कहीं न कहीं सोयाबीन का भाव ना बढ़ पाने के कारण किसान काफ़ी दुखी रहा। फिर इसके बाद में डीएपी ना मिलना, डीएपी के दाम के आधार पहले तो जो है शासकीय रेट है उसको भी बढ़ा देना और फिर शासकीय रेट में भी ना मिल कर के वो जैसे शासकीय रेट ₹1350 थी तो उसको ₹2000 में मिला। 90% से ऊपर ऐसे किसान हैं जिन्होंने ब्लैक में जो है यूरिया से लेकर के डीएपी खाद खरीदने का काम किया है। तो ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान लगातार झूठ बोलते हैं। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ कि उनको झूठ बोलने के माध्यम से घोषणावीर के नाम से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को जाना जाता है। ऐसे में मुझे समझना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी है और करनी है इसमें बहुत अंतर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो है किसान के लिए, युवा के लिए कथन के आधार पर नहीं, एक धरातल पर एक काम करने की ज़रूरत है। जी, रोमा। जी, आपने इस पर तो अपनी राय रख दी है, और काफ़ी समय से हम जो झोपड़ी वाले विधायक हैं, उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं, और आपने भी कहा कि बहुत ही ज़मीनी स्तर से उठकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं, विधायक बने हैं। जी। लेकिन अभी उन्हें संसद में ना उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। जब वो बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो क्या ये लोकतंत्र पर चोट है, या सत्ताधारी दल का शक्ति प्रदर्शन है? इस पर आपकी क्या राय है? जेल से निकलने के बाद काफ़ी बयानबाज़ी हो रही है उनको लेकर, और वो खुद भी बोल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, रोमा जी, उनके साथ जिस तरह से ये दुर्व्यवहार हो रहा है, ये विधानसभा में दुर्व्यवहार हो रहा है, सही है। लेकिन इससे पहले ही उनकी जो जिला है, उनकी जो विधानसभा है, वहाँ से उनसे दुर्व्यवहार की शुरुआत हुई है या कहें कि उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है या उनको परेशान किया जा रहा है। एक डॉक्टर जो कि गाली-गलौच करता है उनके साथ, फिर इसके बाद में उस डॉक्टर को छुट्टी पे कर दिया जाता है, फिर इसके बाद जब वो विरोध पर अपना संविधान के दायरे में रह कर के वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उनको विरोध ना करने देना। फिर इसके बाद जब वो विधानसभा में पहुँच जाते हैं, तो विधानसभा में उनका माइक म्यूट कर देना और उनको बात रखने का मौका ना देना। उन्होंने बहुत प्रयास किया, हमने भी वीडियो देखा है रोमा जी। बहुत प्रयास किया, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको विधानसभा में बोलने नहीं दिया। ऐसे में कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब एक जो विधानसभा होती है, अगर विधानसभा में इस तरह से कोई व्यक्ति रहता है, अगर
जो विधायक चुना हुआ है, जब उसकी विधानसभा में आवाज नहीं उठ पा रही है और वो अपने जिले में हॉस्पिटल में अपनी आवाज बात को नहीं रख पा रहा है, तो एक आम आदमी के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा होगा मध्य प्रदेश में, ये बड़े ही सोचने का विषय है। ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों के साथ रोमा जी देश में और प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि इनकी किसी तरह से कोई भागीदारी नहीं है। चाहे वो सत्ता में भागीदारी की बात हो, चाहे नौकरियों में भागीदारी की बात हो और आरक्षण की बात करें तो हम मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण है रोमा जी, बड़े ही अचंभे की बात है। कई बार मैं आपके चैनल पे बता चुका हूँ कि 14% आरक्षण ओबीसी का आरक्षण रह गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अभी मैं आपको रोमा जी एक और बात बता दूँ कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने लोकसभा में एक भाषण दिया है कि आप बाबा अम्बेडकर का इतना नाम लेते हैं, अगर इतना नाम आप ईश्वर का लेंगे तो आपका 7 जन्म तक आप स्वर्ग में चले जाएँगे। तो मुझे लगता है कि ईश्वर अपनी जगह हैं और बाबा साहब अपनी जगह हैं। ना तो हम जहाँ तक ईश्वर के प्रति हमारी आस्था की बात है, तो वो भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने जो लोग रोमा जी ऐसी बदतर ज़िंदगी जी रहे थे, जिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही थी, जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा था, जिनकी नौकरियों में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। अगर बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिखते, बाबा साहब संविधान में अगर आरक्षण की प्रक्रिया नहीं लिखते, तो कहीं न कहीं जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग हैं ना, ये लोग कहीं न कहीं बहुत गाँव में रहते थे और गाँव में बेहद बदतर ज़िंदगी जी रहे थे, जिन लोगों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, जिन लोगों को एक शिक्षा से वंचित रखा जा रहा था, जिन लोगों को नौकरियों से वंचित रखा जा रहा था, शोषित लोग थे, गरीब लोग थे, ऐसे लोगों के लिए एक संविधान बना करके बाबा साहब ने जो एक उम्मीद के कह सकते हैं या स्वर्ग की कह सकते हैं नए द्वार खोलने का काम किया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच है, वो अमित शाह ने कहीं न कहीं इस बात को करके एक इस तरह से बता दिया है। आज मान लीजिए अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर इस तरह से संविधान लिखा है, तो कितने मजलूमों की आवाज़ उन्होंने उठाई है, कितने गरीबों की बात उठाई है। तो कहीं न कहीं अमित शाह की इस जो जिस तरह से वो बोला है, इसका लगातार पूरा देश में, पूरा प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। जी, रोमा। जी, बिल्कुल, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हर इंसान को अपनी बात, अपनी राय रखने का पूरा-पूरा हक है और इस प्रोग्राम के माध्यम से आपने सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। आपका जी, रोमा जी बहुत-बहुत मैं शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।